एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज मैं आपको करवाऊंगी एमसीक्यूज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस के। काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस की कंप्लीट रिवीजन लाई जाए, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपको लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस की कंप्लीट रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवा दूं। बट फ़िलहाल के लिए आज हम करेंगे एमसीक्यूज़। मैंने आपको ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा करवा दिया है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसी में से निकाल के मेरे क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ एमसीक्यूज़ डाले हैं। हालांकि कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस ही रहेंगे इसमें, बट ट्रस्ट में जब मैंने भी अपनी पढ़ाई की थी नेट की, तब पूरा का पूरा डिटेल में से पढ़ लिया था। बट एग्ज़ाम में आया क्या था, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठ के आए थे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठ के नहीं आते हैं। और जो बेसिक टर्म्स हैं, अगर आपको उसका ही मीनिंग पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर पूरा डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको बेसिक टर्म्स के कुछ मैं मीनिंग क्लियर करूँगी, मतलब एमसीक्यूज़ के थ्रू करूँगी। एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको बेसिक टर्म्स के मीनिंग भी इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चन करवाऊँगी। लगभग 150+ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के, एंड जिसमें मेनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये सब चीज़ें कवर अप होंगी। ठीक है, आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया में वो किस एक्ट के अंडर कंटेन है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपने इंडिया में वो किस एक्ट के अंडर आते हैं। वो आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज़ एन एग्रीमेंट। जो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है बाय लॉ, वो कौन सा एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ की नज़र में वैलिड है, लीगल टर्म्स में वो वैलिड है, लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है एंड एनफोर्सेबल है बाय लॉ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक जब ए है फॉर एग्जांपल और एक बी है, दो पार्टीज़ है, ठीक है। ए ने जो है वो प्रपोजल दिया बी को और बी ने उसे कर लिया एक्सेप्ट। अब बी ने उसे एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया, वो एक बन गया एग्रीमेंट, या वो एक कह लो एक प्रॉमिस बन गया। जब वो एनफोर्सेबल होगा बाय लॉ तब वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्लियर। आगे हम चलते थर्ड क्वेश्चन पे। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा होता है। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल नहीं होता है बाय लॉ की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही वो कोई लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है किसी भी पार्टी की तरफ, वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने ए पार्टी है, उसने बी को बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तुम मुझसे शादी कर ले। मतलब ऐसा कुछ लीगल टर्म्स में वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है लीगल। अगर बाई चांस उसने चांद तारे तोड़ के वो ला तो सकता नहीं है, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल थिंग होगी, है ना। तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो पॉसिबल ही ना हो करनी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इलीगल हो, जिसकी लीगल टर्म्स में मतलब लीगल टर्म्स के वो अगेंस्ट में जा रहा है, या फिर वो लीगल टर्म्स के अंदर आता ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर। आगे हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा एग्रीमेंट जो एक पार्टी के हैंड से तो एनफोर्सेबल बाय लॉ है बट दूसरी पार्टी के लिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं। जो एनफोर्सेबल बाय लॉ पूरा ही नहीं होता उसे तो हम बोलते हैं वॉइड, बट जो एक पार्टी के लिए तो है बट दूसरी पार्टी के लिए नहीं है, वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें एक पार्टी है, उसकी तो अपनी मर्जी है, उसने तो अपनी इच्छा से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ, बट जो बी ने एक्सेप्टेंस दी है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं दी है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उसको प्रेशराइज किया गया, या धोखाधड़ी से उसकी एक्सेप्टेंस ली गई है, या जोर ज़बरदस्ती करके उसकी एक्सेप्टेंस ली गई है। कहने का मतलब कोहर्जन से, उसको धक्का करके, या मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड से, किसी भी और तरीके से अगर उसकी एक्सेप्टेंस ली गई है दूसरी पार्टी की, तो वो क्या होता है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कंसेंट उसकी फ्री नहीं है, उसने फ्रीली
फ्रीली अपनी मर्जी से कोई कंसेंट नहीं दिया, धक्के से उसकी कंसेंट ली गई है, तो ऑब्वियसली वो एक पार्टी के हिसाब से तो ठीक है, बढ़िया है, कॉन्ट्रैक्ट उसकी मर्जी से है। बट जो दूसरी पार्टी है उसके लिए वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। सो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो गलत है। फॉल्स वाली टर्म हमें बतानी है। कोई भी ऑफ़र वैलिड कब होता है, जब वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेगा या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। ए पार्टी है, उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं तुझे अपनी एक कार सेल करूँगा 1 लाख रुपए में। ठीक है, तो अब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी कि नहीं होगी, इसको कार सेल करनी पड़ेगी और इसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ये वैलिड ऑफ़र हुआ। उसके अलावा जो है ऐसा ऑफ़र जिसमें जो है एक सर्टेन टर्म्स जो है वो कंटेन हो और अनएम्बिगियस टर्म्स कंटेन हो। ऐसी कुछ टर्म्स अगर किसी भी ऑफ़र में कंटेन है, लाइक जो कन्फ्यूज़ ही कर दे, बंदे को समझ ही ना आए, डबल मीनिंग निकले उसका, या कन्फ्यूजिंग से टर्म हो, कुछ भी क्लियर कट ना बोला जाए, ना लिखा जाए, और दूसरी पार्टी को मतलब एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन ही होगी, है ना। तो मतलब कहने का कि दूसरी पार्टी को अच्छे से कुछ भी नहीं बताया गया है, क्लियर कट नहीं बताया गया, तो वो ऑफ़र भी वैलिड नहीं माना जाता है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एक ऑफ़र तभी वैलिड होता है जब उसमें एक सर्टेन क्लियर कट अनएम्बिगियस टर्म्स कंटेन होती है, तो ये भी सही है। आगे हम चलते हैं डी पे। डी क्या बोलता है, दैट इज़ बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। अभी ए ने बी को ऑफ़र किया है तो वो ऑफ़र कम्युनिकेट तो करेगा ही ना। उसको घर बैठे बैठे सपने तो आते नहीं है कि हाँ भी ए ने मुझे ऑफ़र किया, या वो करेगा, है ना। ए उसको बताएगा कि भाई मैंने अपनी कार बेचनी है 1 लाख रुपए में, तेरे को तू लेने के लिए रेडी है ना। तो कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। बची कौन सी, सी स्टेटमेंट गलत है। ये क्या बोलती है कि एक ऑफ़र वैलिड होता है, उसमें क्या एक ऐसी टर्म कंटेन है, किसी ऑफ़र किया ए पार्टी ने बी को और उसमें एक ऐसी टर्म कंटेन है, अगर वो उस टर्म को पूरा नहीं करेगा तो इसका मतलब वो ये मान लेगा कि हाँ भी तूने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र। कहने का मतलब कंटेन अ टर्म द नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ विच, अगर उस टर्म को पूरा नहीं किया तो इट मीन्स सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे थोड़ा ना होता है कि हाँ भी ये वाली चीज़ अगर तूने नहीं पूरी की तो मैं मान लूँगा तूने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, ऐसा नहीं होता है, ऐसी टर्म वैलिड नहीं होती है। तो ये सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम चलते 6th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि जब किसी भी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर एक पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल अच्छा है कॉन्ट्रैक्ट, बट जो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है उसकी जो कंसेंट है वो धक्के से ली गई है, उसने फ्रीली नहीं दी अपनी मर्जी से, और तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉइडेबल। आगे हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें वो बतानी है। अगर किसी बंदे ने एक्सेप्ट किया है, ए बंदे ने जो है वो प्रपोजल दिया है बी को, बी ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो बी को इसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मेरे को तेरा प्रपोजल अच्छा लगा, मैं तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, राइट। दूसरे नंबर पे जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ए ने ऑफ़र किया है उसे 1 लाख रुपए कैश तू मेरे को देगा और मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा, बीच में बी ना अपनी ही कंडीशंस अड़ा के बैठ गया कि मैं तो क्रेडिट पे लूँगा, मैं तो 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, मैं तो 80,000 ही करूँगा पेमेंट, फलाना धिमकाना, अपनी कंडीशंस लगा के बैठ गया। तो क्या जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट उनके अंदर हुआ था 1 लाख रुपए का वो है, अभी नहीं है ना। उसने अपनी कंडीशंस बीच में अड़ा दी तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ ना। पहले वाला 1 लाख वाला तो कैश पेमेंट का 1 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पूरा हुआ, दैट मीन्स वो कंडीशन बीच में अड़ गई है। सो ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। जिस वे से ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो जो चीज़ें ए ने की है, बोली है प्रपोजल में, वही सेम एग्जैक्टली अगर बी ने एक्सेप्ट की है तो उसे ही हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्लियर। आगे हम चलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। आगे चलते हैं सी पे। दैट इज़ मस्ट एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। कहने का मतलब अगर ए ने बी को ऑफ़र किया है और बी तो उसे एक्सेप्ट कर नहीं रहा, बी के बिहाफ पे सी डी कोई उसका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो आके बोल रहा है कि हाँ भी ठीक है चलो कॉन्ट्रैक्ट डन करो, बी के बिहाफ पे हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बी को ऑफ़र किया है और बी को ही अथॉरिटी है ऑफ़र एक्सेप्ट करने की, तो बी
ही एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, उसका कोई और उसके बिहाफ पे नहीं देगा। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है, अभी सॉरी सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब गलत कौन सी स्टेटमेंट है? फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। क्या बोल रही है कि एन एक्सेप्टेंस में बी प्रज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी। अभी सामने वाले बंदे मतलब जो जैसे ए ने ऑफर किया बी को, बी चुप है, एकदम चुप है, बोल ही नहीं रहा कुछ। ए बोल रहा है कि मैंने ये प्रपोजल दिया है, बी बोल ही नहीं रहा कुछ, तो ए ये नहीं कहेगा हम आपकी चुप्पी को आपकी एक्सेप्टेंस समझे, ऐसा नहीं होता है इसमें। वो बोल के बताएगा या बाय लेटर बता देगा, पोस्ट कर देगा, लेटर कैसे भी देगा या कोई मैसेज छोड़ देगा, है ना, तो कैसे भी देगा, बट वो बोल के या लिख के अपनी एक्सेप्टेंस देगा। अगर वो साइलेंट है, चुप ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, ठीक है। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे हम चलते हैं एट्थ पे। एट्थ से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ना इसमें मैं मतलब नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जैसे ए ने ऑफ़र किया है बी को, ठीक है, ए ने प्रपोजल दिया है, राइट, तो ये कौन होगा? प्रॉमिसर होगा या फिर ये होगा ऑफरर। मतलब कहने का जो बंदा ऑफर कर रहा है, जो बंदा प्रपोजल दे रहा है, उसके पीछे OR लग जाता है, यानी कि प्रॉमिसर या ऑफरर। क्लियर। उसके बाद जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ़र को या रिजेक्ट कर रहा है, मतलब जिस बंदे को ऑफ़र दिया है, बेसिकली इसको बी को ऑफ़र दिया है ना, तो जिस बंदे को ऑफ़र दिया है वो कौन होता है? प्रॉमिसी होता है या फिर ऑफरी होता है, यानी कि उसके पीछे ई डबल ई लग जाता है। तो जो कर रहा है, जो दे रहा है प्रपोजल, वो प्रॉमिसर हो गया या ऑफरर हो गया, और जो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट या जो भी कर रहा है, मतलब जिस भी बंदे को ऑफर दिया गया है, वो कौन होता है? ऑफरी होता है या प्रॉमिसी होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं एट्थ पे। एट्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? इंग्लैंड के अंदर कौन सी ऐसी कंसिडरेशन है जिसको वैलिड नहीं माना जाता? मतलब डैश कंसिडरेशन इज़ नो कंसिडरेशन। तो बेसिकली इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग तो सब कुछ चलता है, इंडिया में सब चलता है, ठीक है। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन भी चलती है, प्रेजेंट भी चलती है और फ्यूचर भी चलती है। तीनों की तीनों कंसिडरेशन ही वैलिड मानी जाती है इंडिया में। बट इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो पास्ट की कंसिडरेशन जो है वो नो कंसिडरेशन मानी जाती है, मतलब वो वैलिड नहीं मानी जाती है। अगर पास्ट में कोई काम किया है, उसका अगर हम आज उसे किसी और के साथ ये बोल रहे हैं, ए ने बी को बोला मैंने तेरा पास्ट में ये काम किया तो मुझे दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब पास्ट कंसिडरेशन नहीं मानी जाती कोई भी कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। एन ऑफर में लैप्स, एक ऑफर जो है वो ख़त्म हो गया है। कैसे कैसे ख़त्म हो सकता है? तीनों तरीक़ों से हो सकता है। रेवोकेशन भी, यानी कि पुराना जो ऑफ़र है वो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ए ने और बी ने दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कैंसिल कर दिया, बात ही ख़त्म, ऑफ़र गया, ख़त्म होगी, है ना, कैंसिल ही कर दिया जब लैप्स हो गया। उसके बाद बी है काउंटर ऑफर। फॉर एग्जांपल ए ने ऑफ़र किया कि मैं तेरे को 1 लाख में सेल करूँगा अपनी कार, बी को ऑफ़र दिया। बी ने बोला कि मैं तेरे से कार तो ख़रीदूँगा बट मैं 1 लाख में नहीं ख़रीदूँगा, मैं कितने में ख़रीदूँगा? 80,000 में ख़रीदूँगा। इसने ऑफ़र कितने का दिया था? 1 लाख का। तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 1 लाख का था। इसने सामने से काउंटर ऑफ़र दे दिया कि हाँ भी मैं रेडी हूँ तेरी कार ख़रीदने के लिए, बट 80,000 में रेडी हूँ। ए बोला ठीक है अभी 80,000 में ख़रीद लेते हैं, बट जो पुराने वाला ऑफ़र था वो तो लैप्स हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गया ना 1 लाख वाला। तो अभी नया ऑफ़र इसने दिया है 80,000 वाला, इसके अकॉर्डिंग आगे का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इनके बीच में, है ना। तो जो पुराने वाला ऑफ़र था वो ख़त्म हो जाएगा काउंटर ऑफ़र से। उसके अलावा जो है रिजेक्शन ऑफ ऑफ़र बाय ऑफरी, ऑफरी ने मना ही कर दिया, अभी जा कुछ भी कर ले, मैंने एक्सेप्टिंग नहीं करना, रिजेक्ट ही कर दिया ऑफ़र। बी को इसने ऑफ़र किया कि 1 लाख की कार मैंने बेचनी है तेरे को, बी ने बोला जा मैंने नहीं लेनी, तो रिजेक्ट ही कर दिया, तो भी ऑफ़र ख़त्म ही हो गया, बात ही ख़त्म। तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। एक प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बनता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एक जैसे ए ने जो है वो प्रपोज़ल दिया बी को, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बनेगा? प्रॉमिस बनेगा। मतलब एक तरीके का उन दोनों में आपस में प्रॉमिस उन्होंने कर लिया, ए ने और बी ने आपस में, ठीक है। उसके बाद जब वो इन्फोर्सेबल होगा बाय लॉ, तब वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर। मतलब कहने का एक प्रपोज़ल, जब किसी एक पार्टी ने प्रपोज़ल दिया दूसरे को, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक तरीके का उनमें एग्रीमेंट हो गया और वो एक प्रॉमिस कहलाया जाता है। जब वो एनफोर्सेबल होगा बाय लॉ, तब वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर। इसका सही आंसर है ए।
आगे हम चलते हैं। ईच ऑफ द पार्टनर इज, हर एक पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें हर एक पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। मतलब कहने का वो दोनों ही तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। एज अ प्रिंसिपल भी, क्योंकि वो एक पार्टनर है, वो ऑनर है, वो एज अ प्रिंसिपल भी एक्ट करेगा, प्लस वो सर्विसेज भी रेंडर कर सकता है अपने फर्म के लिए। ऑब्वियसली खुद की फर्म है तो उसके लिए वो सर्विसेज भी रेंडर कर सकेगा, तो वो एजेंट भी होता है। तो दोनों ही तरीके से एज एन एक्ट करता है कौन? पार्टनर। सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कंसिडरेशन जो होती है वो क्या होती है? जैसे मान लो ए है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, तो उसने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? बी जो है वो पे करेगा 1 लाख रुपए और ए जो है वो देगा उसे अपनी कार। तो दोनों के हैंड से कंसिडरेशन हो गई है ना। बट कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? कॉन्ट्रैक्ट किया था ए ने अपनी इच्छा जताई कि मेरे को मेरी कार बेचनी है 1 लाख रुपए में। तो मस्ट, मतलब जो कंसिडरेशन है वो ज़रूर होती है किसके? मतलब मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। जो प्रपोजल दे रहा है, जो कर रहा है, वो प्रोमिसर होता है, उसकी डायरेक्शन में मूव करती है। क्या मूव करती है? कंसिडरेशन। ऑब्वियसली अभी अगर बी ने बोला 1 लाख नहीं 80,000, वो तो फिर काउंटर ऑफर हो गया है ना उस टाइम पे। तो फिर एक तरीके से बी प्रोमिसर बन जाएगा, उसने ऑफर कर दिया काउंटर ऑफर। सो बेसिकली जिस चीज़ के लिए एग्री किया जाता है, अगर ए ने ऑफर की है 1 लाख का और बी ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो जो कंसिडरेशन है वो किसके डायरेक्शन में मूव कर रही है? एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। तो ये तो करनी चाहिए, मस्ट मूव, ठीक है, ये तो ज़रूरी है, कंपल्शन है। उसके अलावा जो है किसी और पर्सन के डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है। उसके अलावा जो है कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। ऑब्वियसली 5,000 10,000 कितनी हो, बट होनी चाहिए। अगर 1 लाख की कार वो अपनी 10,000 में बेच रहा है, दैट डजेंट मैटर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडिकेट हो। मतलब जो कंसिडरेशन की अमाउंट है ना, एक ही मर्जी है, एक को 1 लाख में बेचनी है या 10,000 में बेचनी है, उसकी मर्जी, अपने क्या लेना देना उससे, है ना। तो वो उसकी मर्जी है, तो वो एडिकेट हो ये ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो फ्री में दे रहा है फिर तो वो गिफ्ट ही हो गया एक तरीके से, है ना। तो बेसिकली वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अभी गलत कौन सी है? गलत है सी, दैट इज़ मस्ट बी इल्यूजरी। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, कंसिडरेशन वैल्यू में होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। इल्यूजरी मीन्स जो इमेजिनरी है, लाइक चांद तारे तोड़ के ला दूंगा तेरे को मैं, ये कंसिडरेशन मैं दूंगा तेरे, तू मेरे से शादी कर ले। ये रियल है कोई नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, इमेजिनरी है। तो ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। आगे हम चलते 13th पे। कौन सी स्टेटमेंट गलत है वही बतानी है। इसमें मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लाइक ए ने जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। और ए ने बोला, मतलब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने बोला कि इन दोनों में हुआ, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद बी ने बोला कि तू ना सी को, ए को बोलता है तू सी को 20,000 के गुड्स सेल कर दे और सी तेरे को उसके बदले में 20,000 दे देगा, ठीक है। अब इसमें ना जो ये सी बंदा है ये कौन हुआ? स्ट्रेंजर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में हुआ है। बट जो मेन लेन देन है वो किसके बीच में होगा? ए और सी के बीच में होगा। ए गुड्स प्रोवाइड करेगा सी को और सी क्या प्रोवाइड करेगा? 20,000 देगा, किसको? ए को देगा। तो बेसिकली लेन देन किस में हो रहा है? सी और ए के बीच में हो रहा है। बट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी के बीच में हुआ है। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जिसमें होता है दो पार्टीज में, एक प्रोमिसर हो गया, एक प्रोमिसी हो गया, वो तो दोनों पार्टीज होगी। जो तीसरा बंदा है ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रेंजर। सो अभी अगर कल को सी मुकर जाता है कि उसने गुड्स तो ले लिए, ए ने अपना वादा निभाया, ए ने गुड्स बेच दिए सी को, ठीक है, भिजवा दिए गुड्स, सी ने 20,000 नहीं दिए,
मुकर गया बंदा, तो ए जो है वो बी का गला पकड़ सकता है, सी का गला नहीं पकड़ सकता है। मतलब कहने का वो सी पे केस नहीं कर सकता है, वो बी पे केस कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ हुआ था। बी ये नहीं कहेगा तूने तो गुड्स उसको बेचे थे तो पैसे बी उसी से ले, मेरा क्या रोल है। तो ए कहेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बी तेरे से हुआ था ना, सी से थोड़े ना हुआ था। वो तो तूने कहा था कि सी को जो है वो गुड्स तू भेज दी और वो मुझे 20,000 दे देगा। अब वो मुकर गया तो मैं तो तेरा ही गला पकड़ूंगा। कहने का मतलब जो स्ट्रेंजर होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, उस पे हम केस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा जो है कंप्लीट गिफ्ट्स जो होते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा जो है कंप्लीट गिफ्ट्स होते हैं उसमें कोई कंसिड्रेशन नहीं होती है। कंप्लीट ही जब पूरा का पूरा गिफ्ट ही है, एक साइड से गिफ्ट दिया जाएगा, बदले में थोड़े ना कोई गिफ्ट दिया जाएगा। उसके अलावा जो है कोई भी कंसिड्रेशन एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी ज़रूरी नहीं होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नॉर्मली क्या होता है, जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है, एक जो पार्टनर है, एक जो प्रिंसिपल जो मेन बंदा है, उसने एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अभी उस एजेंट को वो सैलरी दे ना दे वो उसकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कि हाँ भी जो एजेंट है वो सर्विसेज रेंडर करके देगा प्रिंसिपल को, जो मेन पार्टनर है उसको सर्विसेज रेंडर करके देगा। बट एजेंट जो है नॉर्मली केसेस में वैसे ऐसा ही होता है कि एजेंट ऑब्वियसली सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो वो अपना कमीशन चार्ज करेगा या अपना कुछ सैलरी वैलरी लेगा ही, है ना। वैसे तो ऐसा ही होता है, बट कंपल्शन नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, अगर ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट है, इनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, ठीक है। बट अगर एजेंट जो है वो सर्विसेज रेंडर करता है और प्रिंसिपल इसे जो है वो अमाउंट नहीं पे करता, कुछ कंसिड्रेशन नहीं पे करता, तो ये इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड होगा। तो दैट मीन्स एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिड्रेशन होना कंपल्सरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है ये एजेंट काम सीखने के लिए थोड़ी देर के लिए 2-4 महीने के लिए आया हो काम सीखने के लिए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या सही है। अभी गलत कौन सी स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट गलत है। क्या बोलती है, एक वर्बल प्रॉमिस टू पे अ टाइम बैरिड डेट इज वैलिड, क्या वो वैलिड माना जाएगा। सबसे पहले तो यहीं से गलत होगी स्टेटमेंट, दैट इज वर्बल। अगर आपने प्रॉमिस की है वो ठीक है, बट अगर कल को बंदा मुकर जाता है तो क्या आप उसे कोर्ट में ले जा सकोगे, उसके लिए केस कर सकोगे उसके ऊपर, नहीं ना, क्योंकि प्रॉमिस कौन सा है, वर्बल है। ओरल प्रॉमिस जब होता है ना, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से ओरल प्रॉमिस करती है तो ऑब्वियसली सी बात है कोई प्रूफ तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी। अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तो फिर कोर्ट कैसे मानेगा, है ना। तो मतलब कहने का कि अगर बिल्कुल ही वर्बल प्रॉमिस किया है तो अगर कल को कुछ पंगा पड़ जाता है तो वो उस सिचुएशन में सामने वाला बंदा मुकर गया तो उसके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। आगे हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। जो कंसिडरेशन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर, क्योंकि प्रोमिजर वो बंदा होता है जो प्रपोजल देता है। ए ने प्रपोजल दिया है बी को, तो ये बोलेगा कि मेरे को 1 लाख में अपनी कार बेचनी है, बी इसे एक्सेप्ट करता है। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव, किसकी इच्छा से मूव कर रही है कंसिडरेशन, प्रोमिजर की इच्छा से मूव कर रही है। हमें ये होगा 14th क्वेश्चन, इसका ए सही आंसर है। आगे हम चलते हैं 15th पे, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो स्ट्रेंजर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने आपको अभी बताया ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो दोनों क्या है, प्रोमिजर है, प्रोमिजी है। ये बंदा हो गया प्रोमिजर और ये हो गया प्रोमिसी, ठीक है। तो ये तो हो गए दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट जो कंसिडरेशन है यानी कि जो लेन देन है, जो मेन जो गुड्स हो गए या 20,000 रुपये हो गए, वो किसके बीच में लेन देन हो रहा है, वो हो रहा है ए और सी के बीच में। तो स्ट्रेंजर सी जो है वो कंसिडरेशन में तो हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज हैं वो स्ट्रेंजर नहीं कहलाई जाती हैं, बट जो कंसिडरेशन है वो स्ट्रेंजर, उसके अंदर स्ट्रेंजर हो सकता है। कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर स्ट्रेंजर हो सकता है, गलत है। दोनों के अंदर स्ट्रेंजर हो सकता है, गलत है। तो बचा कौन सा, कंसिडरेशन वाला। तो कंसिडरेशन के अंदर स्ट्रेंजर हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया इसका।
आगे चलते हैं 16th पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली ये इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ही है। एंड जो कंसिडरेशन है वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सब चलता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चलता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। कंसिडरेशन का सिंपल टर्म्स में अगर हम मीनिंग देखें तो कुछ भी रिटर्न में, समथिंग इन रिटर्न होता है। यानी कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फ्री फोकट में कुछ नहीं होगा। अगर दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे 5,000 चाहे 10,000, कुछ भी वैल्यू हो, उससे मतलब नहीं है, वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। अगर ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अपनी कार देगा और वो बदले में 1,00,000 देगा। दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे दिया है ना, तो समथिंग इन रिटर्न होता है कंसिडरेशन का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग। आगे हम चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, राइट। अगर कंसिडरेशन है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट इसकी ना कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। अभी इन्होंने क्वेश्चन पे ये नहीं पूछा कि एक्सेप्शन कौन सी है, इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सेप्शन कौन सी नहीं है। मतलब कहने का ये चारों एक्सेप्शंस हैं, बट इसमें से मतलब 3 एक्सेप्शंस हैं इनमें से और एक नहीं है। वो नहीं वाली एक्सेप्शन हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे से शुरू करते हैं कि अगर गिफ्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और लवर ऑफ एक्शन है, ये तीनों ही इसके एक्सेप्शंस माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी किसी फादर ने जो है वो अपने सन को 2,00,000 रुपये दे दिए। सन को कितने दे दिए, 2,00,000 रुपीज़ दे दिए, क्लियर। अभी इसने क्या किया, उसको ना पूरा ऐसे रिटर्न में लिख के उसको रजिस्टर्ड करवा लिया कि मैंने मेरे बेटे को 2,00,000 रुपये दिए हैं। तो इसमें अभी कंडीशन क्या हो गई है, सबसे पहले तो जो है वो लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, यानी कि एक क्लोज रिश्ता होना चाहिए जिसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, रिटर्न में होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो अभी जो फादर है वो सन को 2,00,000 रुपये दे रहा है, सन तो बदले में कुछ नहीं दे रहा है ना, यानी कि कंसिडरेशन जो है वो वन हैंड से है, स्टिल इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है इस चीज़ की, इस रूल की, स्टिल उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो एक हैंड से पे किए भले ही, बट वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए, लव एंड अफेक्शन के चलते होनी चाहिए, प्लस में जो पार्टीज़ हैं दोनों, उनमें आपस में एक अच्छा क्लोज रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, तब वो वैलिड माना जाएगा। उसके अलावा जो है एजेंसीज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक अगर प्रिंसिपल है वो एजेंट रख रहा है और वो एजेंट जो है वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है और बदले में अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मतलब एजेंसीज के केस में कंसिडरेशन हो चाहे ना हो, दोनों ही वैलिड माने जाते हैं। कंपल्शन नहीं है कि कंसिडरेशन होनी ही होनी चाहिए, क्लियर। तो बी और सी तो एक्सेप्शन हो गए। अभी डी भी इसकी एक्सेप्शन है। मान लो गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट अभी वन हैंडेड ही दिया जाता है ना, मतलब बदले में तो कुछ कंसिडरेशन नहीं मिलती। एक बंदा ने दूसरे बंदे को गिफ्ट दे दिया है, तो यहाँ पे हालांकि कोई कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मेन थिंग इज़ दैट कि सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये तीनों तो इसकी हो गई एक्सेप्शन। अभी चलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे। तो इसके एक्चुअल में एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई वॉलंटरी सर्विसेज दे रहा है ना, वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से सर्विसेज दे रहा है किसी भी बंदे को या किसी भी कंपनी में जाके वो अपनी इच्छा से सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में एक्सेप्शन है इस रूल की। बट अभी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इनवॉलंटरी सर्विसेज बोल रहा है। इनवॉलंटरी मतलब जो अपनी इच्छा से नहीं दी हुई। अभी फॉर एग्जांपल आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप किसी को हायर करते हो तो वो अपनी इच्छा से तो नहीं आए हैं ना, ऑब्वियसली सी बात है, फ्री फोकट में तो काम करेंगे नहीं। वो आए हैं, आप उनको पैसे दोगे और आपस में उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। आपस में मतलब आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो काम करेंगे और आप उन्हें पैसे दोगे, राइट। बट अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो सर्विसेज आपको रेंडर करता है आपकी कंपनी को, बट अपनी इच्छा से करता है, बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है, दैट मीन्स वहाँ पे कंसिडरेशन तो नहीं है, स्टिल वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हो जाता है। तो ये एक्चुअल होती है एक्सेप्शन। बट क्योंकि यहाँ पे इनवॉलंटरी सर्विसेज लिखा है, अब इनवॉलंटरी सर्विसेज में तो कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है। अपनी इच्छा से ही नहीं दे रहे वो सर्विसेज, ऑब्वियसली उन्हें हायर करके लाए तो कंसिडरेशन में यानी कि पैसे तो दोगे ना उन्हें, तो ये इसका एक्सेप्शन नहीं है, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं 19th पे।
ऑर्डिनरली माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है? माइनर वो बंदा होता है और जो 18 ईयर से कम का होता है, जिसने अभी तक 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन नहीं की है, उस पर्सन को हम बोलते हैं माइनर। ठीक है, अभी माइनर जो है उसके साथ अगर कोई भी पर्सन एग्रीमेंट करता है, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो वॉइड माना जाता है, वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। इनिशियो का मतलब, एब इनिशियो का यहाँ पे मतलब क्या है? फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब वो शुरू से वॉइड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए वो वैलिड होगा बाद में जाके वॉइड हो जाएगा। एक माइनर ऐसा माना जाता है बाय द लॉ कि एक जो 18 ईयर्स तक का जो अभी बच्चा ही होता है, कोई भी पर्सन है, और उसे इतनी ज़्यादा लीगल टर्म्स की समझ नहीं होती है, तो 18 ईयर्स से जो कम का होता है वो उसे माइनर डिक्लेयर किया जाता है। और माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वॉइड माना जाएगा। आंसर सही है इसका ए। आगे हम चलते हैं 20th पे। ये क्या बोल रहा है कि जो माइनर की लाइबिलिटी होती है फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम, वो माइनर की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये ए बंदा है, ये एक माइनर है। ठीक है, ये 2 पर्सन हैं। ठीक है, ये दोनों पर्सन मिलके इसको नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हैं। लाइक नेसेसरीज में क्या कुछ आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, कोई मेडिकल के एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन के, जो बेसिकली रूटीन के खर्चे होते हैं, जो अपने एक लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। जो लग्जरियस चीज़ें होती है वो इसके अंदर नहीं आती है। जो लाइफ को रूटीन में चलाने के लिए, जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आती हैं सारी की सारी टर्म्स नेसेसरीज में। पहली बात तो ये। अभी ये दोनों बंदे मिलके इस ए को, इस माइनर को जो है वो नेसेसरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो भी ये नेसेसरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसका जो भी खर्चा आएगा, जितना भी खर्चा आएगा, उसको ये इस ए की जो प्रॉपर्टी है उससे रिकवर कर सकते हैं। ए को पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते, यानी कि जो माइनर होता है वो उसको पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते, बट माइनर की प्रॉपर्टी से वो अपना खर्चा रिकवर कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? सही बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते 21 पे। जो माइनर की पोजीशन होती है, नॉर्मली एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो है, जो एक माइनर बंदा है, वो क्या है? वो प्रॉफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है। ठीक है, बट लॉसेस के लिए एडमिट नहीं हो सकता है। यानी कि अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप करता है, तो वो पहली बात तो ये कि वो एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर बन ही नहीं सकता है। दूसरे नंबर पे ये कि अगर वो उनके साथ ज्वाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो भी उस फर्म को प्रॉफिट होंगे उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी होगी, लॉसेस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। इवन अगर मान लो माइनर है, अभी छोटा है, बच्चा है, उससे कोई लापरवाही होगी, कुछ गलती होगी, उस वजह से फॉर्म को नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो उसकी भरपाई भी वो माइनर नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी वे में जो माइनर है उसको लाइबल नहीं किया जाएगा लॉसेस के लिए। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो मेजर हो जाएगा, यानी कि 18 ईयर से ऊपर हो जाएगा, तब उसकी मर्जी है, वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। ठीक है, तो ये अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें इसमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। वो पार्टनर नहीं बन सकता एग्जिस्टिंग फर्म में, नहीं बन सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो मेजर होने पे पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सी है फिर? बी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि वो एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर बन सकता है, माइनर होते हुए नहीं बन सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। बेसिकली इसका सही आंसर होगा डी। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन है, नॉर्मली मैंने आपको करवाया भी था, जो कैपेसिटी होती है पर्सन की, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, वो सारा का सारा टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। नॉर्मली एक जो पर्सन है वो साउंड माइंड का है, ठीक है, बट जब वो अनसाउंड माइंड का होगा तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। अनसाउंड माइंड का होगा, लाइक उसे दौरे पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब उसका माइंड स्टेबल नहीं है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है अच्छे तरीके से, है ना। तो वो जब भी वो अनसाउंड माइंड का होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
आगे हम चलते हैं 23 पे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब कंसेंट फ्री नहीं होती तो वो किसी भी रीज़न से फ्री नहीं हो सकती है। लाइक अगर उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती की गई है, कोहर्जन किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। लाइक अगर किसी ए पर्सन है, मान लो बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे बैठा है, तो वो अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, और जो बी है वो बहुत ज़्यादा वीकर या डाउन पोजीशन पे बैठा है, तो ए जो है इसे धक्के से प्रेशराइज़ कर रहा है या अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से बी को धक्के से हाँ करनी पड़ती है। ठीक है। उसके अलावा फ्रॉड है, धोखाधड़ी से कुछ बता कुछ और दिया, साइन सुइन करवा लिया, बाद में कुछ और निकला, है ना, तो वो फ्रॉड के केस में, इन तीनों ही केसेस में जो है वो कंसेंट फ्री नहीं होती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आगे हम चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। दैट इज़, अगर फ्रॉड से कंसेंट ली गई है तो वो क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था। ये मैंने क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए हैं, बट हाँ अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन डाले हैं। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि लगभग सेम है, वॉइडेबल है ना, बट जो है ना मैंने इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी इसीलिए डाली है ताकि आपका जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी बार इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और इवन आए भी हुए हैं। मैंने खुद ने जब एग्ज़ाम दिया था तब भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका बेस क्लियर होना ज़रूरी है। तो अगर हम फ्रॉड से कंसेंट लेते हैं किसी भी पार्टी की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। बहुत बार बच्चे ना पेपर में इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भी फ्रॉड से ली है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो होगा नहीं, तो वॉइड पे क्लिक कराते हैं, बट वो वॉइड नहीं होता, वो वॉइडेबल होता है, क्योंकि एक पार्टी के लिए तो वो सही है कॉन्ट्रैक्ट, जिसने प्रपोजल दिया है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, बट जो दूसरी पार्टी है उसने जो कंसेंट है अपनी, वो अपनी मर्जी से फ्रीली नहीं दी है या सब कुछ सही जानते हुए नहीं दी है, उसको धोखे में रखा गया है या उसके ऊपर धक्का किया गया है, प्रेशराइज किया गया है, तब उसने अपनी कंसेंट दी है, तो वो कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइडेबल होता है। मतलब वन पार्टी के लिए सही है, दूसरी पार्टी के लिए नहीं सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, वॉइडेबल। आगे चलते हैं हम 25th क्वेश्चन पे। द थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू, अगर किसी को डरा धमका के कि हाँ भी मैं सुसाइड कर लूँगा, तो साइन कर पेपर पे मैं सुसाइड कर लूँगा, तो ये क्या होता है, ये भी जोर ज़बरदस्ती होती है, तो ये भी क्या होता है, कोहर्जन इसे हम बोलते हैं। ठीक है। सो ये हमारे थे 25 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, अच्छे मोटिवेशन मिलता है, और अगर कुछ कमी लगी हो तो वो भी हमें सजेशन दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे इम्प्रूव कर सकें। एंड जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड एक और बात कि जो रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है पेपर 2 यानी कि कॉमर्स की कंप्लीट रिवीजन वीडियोस काफ़ी सारे यूनिट्स की डाल रखी है, वो ज़रूर जाके देखिए। एंड पेपर 1 की भी काफ़ी सारे यूनिट्स की रिवीजन वीडियो डाल रखी है, वो भी ज़रूर जाके देखिए। आपका कंप्लीट यूनिट ही रिवाइज हो जाएगा विद इन सम आवर्स, कुछ ही घंटों में आपका कंप्लीट यूनिट रिवाइज हो जाएगा, तो उसे ज़रूर जाके देखिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much.